हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। आई होप सब अच्छे ही होंगे, एग्जाम आपके अच्छे जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ, जिसका कोड है 338। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों से अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। कहते हैं ना, क्वेश्चन में से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं पेपर में, आपको मोल्ड करके पूछा जाता है और आप आंसर नहीं दे पाते हो। तो आज हम इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप हमारी वीडियो टाइम रहते देख पाएंगे, उसे मिस नहीं करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो इसमें है डिफाइन द टर्म लॉ। अब कानून शब्द से आप क्या समझते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ पढ़ के नहीं गए हो, तो कुछ नहीं करना, आपको 2-4 लाइन लिख के आना। आपको क्या समझ आता है कानून से। कानून क्या है? सरकार के द्वारा कुछ बनाए गए नियम होंगे जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो उसमें हमें मतलब पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है, तो कानून होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आ गया, कानून की आवश्यकता क्यों होती है? भाई बिल्कुल आवश्यकता है। अगर कानून नहीं होगा तो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, नियम तोड़ेंगे, रूल्स तोड़ेंगे, तो जिससे क्या होगा, समाज में क्या होगा, अशांति फैलेगी, देश की एकता अखंडता को क्षति पहुंचेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप मेंशन करके लिख के आ सकते हो। तो देखो कितना इजी पेपर था। आप वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे ना, और देखते देखते जब मिड में पहुंच जाएंगे ना, आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो, मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने इतना मुझे पता है कि अगर 5 नंबर का आ रखा है, मैं हाफ पेज इसमें लिख सकती हूँ, और अगर 2 नंबर का पूछा तो 3-4 लिखना, कोई लाइन लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु आर हिंदू कानून के अनुसार आपको समान शरीर के कण कौन कौन से, मतलब स्पिंडास क्या होते हैं, ये आपको बताना है। देखो मैं बताती हूँ, आपने देखा होगा जैसे चचेरे वचेरे भाई में आपको मतलब फैमिली के अंदर अंदर रिलेशन में जो विवाह हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा रिलेशन बन जाते हैं। जैसे 5 पीढ़ी हो गई, है ना, आपकी मतलब मम्मी की तरफ से 3 पीढ़ियाँ हो गई, पापा की तरफ से 5 पीढ़ियाँ हो गई, तो ये सारे आपके स्पिंडास में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट टू करेक्ट। देखो, जो क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत आपको बता सकती हूँ उसमें लिखना क्या है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आपको सारे आंसर मैं प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि अगर आप सारे आंसर पढ़ने लगोगे ना तो आपका कल का पेपर मिस हो जाएगा। इसलिए मैंने जो मेन क्वेश्चन है, जो मैंने मतलब एक्सप्लेन किए हैं, उसके आंसर भी प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप पढ़ के उनको समझें, और बाकी क्वेश्चन आप खुद बना के आ सकते हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाई थी ना, बच्चों का मैक्सिमम पेपर अच्छा जाता है, क्योंकि सोशियोलॉजी बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करना समझ गए, कॉन्सेप्ट समझने लग गए हैं, तभी वो पेपर को इजीली क्लियर कर जाते हैं। जिस दिन आप इसका पेपर का जो कॉन्सेप्ट समझने लग जाओगे, उस दिन आप आपके लिए ये भी जो हवा बना रखा है ना, ये भी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें आपसे पूछा है कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड लीगल सिस्टम क्या है, मिश्रित कानून प्रणाली क्या होती है ना। तो देखिए, आपको पता ही होगा, तो जो आपका एकल न्याय प्रणाली कहते हैं हम इसे, भारत में भी यही न्यायपालिका है। आपने देखा होगा कि भारत में एकल एकीकृत न्याय प्रणाली है, जिसमें मतलब आपने देखो सबसे टॉप में होती है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है एक पिरामिड सा बन जाता है, तिकोन टाइप का, ट्रायंगल टाइप का, जिसमें टॉप में आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होते हैं, और इसी तरह से आप न्याय जब लेने जाते हो तो ऐसे ही जाते हो। सबसे पहले आप अप्लाई करते हो निजी कोर्ट में। जब आपका मामला निजी में ही सुलझ रहा है तो आप क्यों हाई कोर्ट जाओगे, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाओगे। हाँ, अगर आपको लगता है आपको न्याय नहीं मिल पाया है, तब जाके आप हाई कोर्ट में अपील करते हो। हाई कोर्ट का जो निर्णय लिया जाता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लेते हो। तो पहले वहाँ तक की जाने की नौबत ही नहीं आती, आपका मामला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सॉल्व कर दिया जाता है मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, राइटफुल फॉर्म ऑफ एडीआर। एडीआर की फुल फॉर्म आपको बतानी, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, मतलब वैकल्पिक विवाद निवारण। ठीक है ना, तो किसी भी विवाद को अगर आपको निपटाना है तो ये वाला एडीआर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या है ये आप पढ़ना मत भूलिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अगर आपकी बुक्स में लिखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट नेम ऑफ एनी 4 परमानेंट ऑर्गन ऑफ यूएन। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 स्थायी संघ अंगों के नाम बताना है। पॉलिटिकल साइंस अगर जिन बच्चों की है ना, तो प्लीज़ मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके जो अंग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, राष्ट्रीय परिषद हो गया, है ना। तो ऐसे
और भी हैं, तो 4 हैं, आप प्लीज़ 4 को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पॉलिटिकल में, ठीक है ना। महासभा हो गई, आई थिंक 3 ही हो गए, महासभा हो गई, राष्ट्रीय परिषद हो गया, और आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। एक और है, वो आप देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा मुफ्त विधिक सहायता दी जाती है? देखो आर्टिकल 39A है, ठीक है ना। अगर पेपर में सिर्फ 2 नंबर में पूछा तो इतना ही आपको बताना है, बाकी अगर डीपली क्या है, मैंने हर चीज़ को एकदम डीप वे में यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। इसमें यह प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स कि जो राज्य है ना, वो यह सुनिश्चित कर लेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन जो है वो समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। मतलब किसी को ऐसा ना हो कि न्याय नहीं मिल पा रहा, विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। तो चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसमें यह सुनिश्चित करना है सबको न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इन शॉर्ट क्लियर है। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको पता ही होगा, गणतंत्र क्या है, आप गणतंत्र दिवस भी मनाते हो, इसीलिए ये आपको देख लेना रिपब्लिक क्या होता है, ठीक है ना। तंत्र एक तरह से किसी को जाल कहते हैं, गणों का तंत्र एक गणतंत्र बनता है, इसे लोकतंत्र भी कहते हैं। भारत में क्या है, रिपब्लिक शासन है, लोकतंत्रवाद है ना, तो उसमें क्या होता है, एक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही आपका लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मॉड कर दिया क्वेश्चन को, गणतंत्र दे दिया लोकतंत्र की जगह, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, नेम एनी 2 एक्ट्स विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वर्किंग लेबर। मतलब जो कार्यशील श्रमिक होते हैं उनकी स्थिति में सुधार के लिए कौन से 2 कानून हैं? भैया देखो 2 कानून बताने, अब मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा, एक बात बताओ, श्रमिकों के लिए कौन कौन से कानून की व्यवस्था की गई है सरकार ने। पहला, अगर कोई समान श्रम कर रहा है तो समान वेतन की व्यवस्था, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अगर वो सेम कार्य कर रहे हैं तो दोनों को सेम वेतन होता है। क्योंकि आजकल क्या देखा गया ना फ्रेंड्स, अगर फैक्ट्री में देखने जाओगे ना तो एक पुरुष और एक महिला दोनों दर्जी हैं, ठीक है, टेलर हैं, लेकिन पुरुष को क्या होगा, महिला की तुलना में सैलरी डबल दी जाती है, लेकिन महिलाओं को नहीं दी जाती। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, पहला रूल ये हो गया। सेकेंड रूल हो जाता है श्रमिकों के काम के घंटे निश्चित करना। जो आपको पता ही होगा 8 घंटे का आपका ड्यूटी टाइम होता है, अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं 8 से ज़्यादा अगर घंटे आप काम करते हो तो वहाँ पे आपको ओवर टाइम मिलने लग जाता है। तो यही है, देखो 2 पॉइंट आपने इजीली बता दिए, आपने कुछ नहीं पढ़ रखा था फिर भी आपने बता दिए। तो देखो कितना इजी होता है इस तरह के सब्जेक्ट्स को डील करना, है ना, इनसे घबराना नहीं है आपको। अब चाहे पेपर में कुछ भी पूछा जाए, आपको क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करनी है, वहाँ पे ठंडे दिमाग से, हाइपर नहीं होना है, और आपको आंसर्स खुद आ जाएगा कि मेरे को लिखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी 4 फेडरल फीचर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताना है आपको। तो फेडरल्स में आपको बता देती हूँ, देखो हमारा जो संविधान है ना, तो उसमें क्या है, वो संघात्मक है। संघात्मक का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ के चले जाना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो सारी पावर होती है ना, वो केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सब लोग अपने अपने काम ताकि अच्छे से कर सकें। जैसे आपके घर है, आप परिवार अपनी फैमिली में देख लो, आपके पापा का काम क्या है, आपके पापा का काम है अर्निंग करना, आपकी मम्मी का काम क्या है, घर संभालना, बच्चों का काम क्या है, पढ़ना। अगर वैसे सबको बांट दिए जाते हैं काम, तो आप अपने अपने कामों में निपुण होना, अपने अपने काम अच्छे ईमानदारी से निभाते हो, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका घर अच्छे से चलता है। तो ऐसी शक्तियों को बंटवारा करने से क्या होता है, जो पावर्स अगर बांट देंगे तो उसका जो शासन है वो अच्छे से चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी देखो इसकी विशेषताएं आपको पता है, देखो वही चीज़ ये बोल रहा है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। पावर डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है किसमें, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, इनके बारे में आपको पता ही होगा। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, कानून को पास करना, आगे लागू करना। जुडिशरी क्या होती है, न्याय व्यवस्था संभालना। लेजिस्लेटिव क्या करता है, कानून बनाता है। ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर पूछ ले जाइए क्या करते हैं तो आप वहाँ पर बता पाएंगे, ठीक है। बाकी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमन फीचर ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम। देखो सामान्य कानून प्रणाली की सामान्य विशेषता बतानी है। अब देखिए सामान्य कानून में क्या होता है आपका, इसमें एक तो देखो नाम से पता चल रहा है, तो देयर इज़ नॉट ऑलवेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कोई ऐसा लॉ नहीं होता जो आपको मानने के लिए बाध्य किया जाए, है ना। ऐसा फोर्सफुली आपसे कोई चीज़ नहीं कराई जाती यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल है, कॉमन है।
ठीक है। तो जो जुडिशली के डिसीजन होते हैं वो भी बाइंडिंग होते हैं, मतलब डिसीजन जो होते हैं हाई कोर्ट के वो जनरली क्या होते हैं, ओवरटर्न बाय दैट सेम कोर्ट, मतलब उसी सेम कोर्ट में ही उसके द्वारा ही वो सारे मामले हैंडल किए जाते हैं। एक्सटेंसिव फ्रीडम दी जाती है और जनरली एवरीथिंग जो होता है इसमें परमिशन दी जाती है दैट इज़ नॉट एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, बाकी एक बार ये आप देख लीजिएगा क्या है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना इन्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल इन सिविल मैटर्स। ठीक है ना, तो सिविल विषय जो आपके होते हैं उनमें उपचार बताओ। देखो सबसे पहले उपचार मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप कोई भी गलती करते हो, आपसे कुछ डैमेज हो जाता है, तो इसका लीगल तरीका तो यह है आप उसको कंपनसेशन दे देते हो, सुना होगा आपने, भरपाई कर दो तो मामला निपट जाता है। तो बस यहाँ पे भी कुछ नहीं है, जो आपने लॉस किया है एक्चुअल में वो आप दे दो, उसकी भरपाई कर दो, केस ख़त्म। बाकी आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट द 4 एसेंशियल ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप ये आंसर नहीं दे पाओगे। आप हिंदू विवाह में 4 अनिवार्य तत्व क्या होते हैं आपके, ठीक है, ये आपको बताने हैं। अच्छा, हिंदू विवाह में कौन सी कंडीशंस फॉलो की जाती हैं ये भी पूछ लिया जाता है। कौन सा विवाह वैलिड माना जाता है, वैलिड मानने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले स्त्री और पुरुष की एज मैटर करती है। लड़की की 18 होनी चाहिए मिनिमम, लड़के की 21 होनी चाहिए। सेकंड, पहले से शादीशुदा ना हो, यानी कि उसकी बीवी और दूसरी शादी कर रहा है बिना उसको तलाक दिए। तो ऐसी बहुत सी कंडीशन है जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हिंदू में तो आप ये भी ध्यान रखोगे, यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि आप अपने चचेरे भाई या चचेरे मामा या ऐसे बच्चों से आपस में शादी कर लो, तो ये भी यहाँ पे अलाउड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आपको सेकंड समझाया था वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स बोलना चाह रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइंड क्रिमिनल लॉ क्या होता है, इसके मतलब ये कैसे आपके मेंटल एलिमेंट्स है, मतलब इम्पोर्टेंस है मेंटल एलिमेंट का क्रिमिनल लॉ में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्रिमिनल लॉस क्या होता है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल एलिमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो क्रिमिनल पता ही है आपको, बॉडी ऑफ लॉ दैट जो आप क्रिमिनल एक्ट करते हो वही क्रिमिनल लॉ आ जाता है, उसको हैंडल वही करता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है आपको फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूं, जो मेंटल एलिमेंट्स होता है इसका क्रिमिनल लॉ का आपकी ना माइंड, मतलब इंसान के माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को कमिट करता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपने देखा अगर आप कोई क्राइम कर लेते हो, ठीक है, तो आपको अपने आप को मतलब चाहे कोई भी हो आपराधिक, मतलब क्रिमिनल में कानून में दोनों प्रकार आ जाते हैं आपके, आप कोई गलत चीज़ करते हो, दुष्कर्म करते हो या गुंडागर्दी करते हो, ये सारे अपराध आ जाते हैं इसमें शामिल। लेकिन इसमें क्या होता है आपको मानसिक रूप से भी वो चीज़ झेलनी पड़ती है, आपका दिमाग भी दोषी हो जाता है, पता है आपको, तो जिसे हम अक्सर मैंसरी के रूप में जाना जाता है, याद रखना। क्योंकि दोषी क्या होता है, दिमाग हो जाता है, अपराधी करता है, लेकिन क्या होता है वो धीरे धीरे डीपली मेंटली टाइप में क्रिमिनल बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा वो होता है इसका दिमाग उसका। और अक्सर ये देखा जाता है ना फ्रेंड, जो मैंसरी होता है इसमें क्या होता है, जो दोषी दिमाग या अपराधी होता है या आरोपी होता है उसको सजा का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण कारक ये होता है। ठीक है ना, तो व्यक्ति का इरादा हत्या के आरोप को आकस्मिक मृत्यु में बदल सकता है या इससे अपोजिट भी वो जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अब भाई प्ली बार्गेनिंग क्या होता है पहले ये समझ लो। ठीक है, यहाँ पे वही है, जब एक व्यक्ति होता है, पर्सन इज चार्ज विद अ क्राइम, मतलब अगर कोई पर्सन ने क्राइम किया है तो उसको चार्ज किया जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लाभ पूछे थे, लेकिन मैंने आपको सारी डीपली यहाँ पे नॉलेज दी है, एडवांटेजेस तो बताए हैं, डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, कई केस में जो तो क्या होता है, डिफेंडेंट होता है जो एक्यूज होता है क्राइम के दौरान, मतलब जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, बचा रहा है, उस पर आरोप लगा हुआ है, तो वो क्या करता है इस प्रोसेस से ज़रूर गुजरता है। ठीक है ना, और बाकी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप 2-2 3-3 मतलब 3-3 4-4 पॉइंट जो आपको इजी लगते हैं वो पॉइंट्स आप पढ़ के वहाँ पे जाना, आप इजीली वहाँ पे पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है ना, देखो इसका एडवांटेजेस, सबसे ईजी वाला एडवांटेजेस अगर मैं देखूँ तो ये देखो, एक ये है, ये रिड्यूस कर देता है जेल पॉपुलेशन को। ठीक है, मामला आपको सुलझ जाएगा, आप जेल नहीं जाओगे, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, वहाँ पे भीड़ भर के थोड़ी ना सारे बंदों को जेल में डाल दिया जाए, है ना। तो लोअर सेंटेंसेस, मतलब बहुत कम चार्जेस मीन्स लेस पीपल इन करक्रेटेड एट वन टाइम। ठीक है, तो ये सब हो जाता है। इससे क्या होता है, इट फ्रीज अप द रिसोर्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिंस द केसेस इज प्रोसेस्ड क्विकर, मतलब जल्दी प्रोसेस किया जाता है, ईजी तरीके से किया जाता है।
तो ये कुछ इजी पॉइंट्स मेरे को लगे तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके देखो कुछ ड्रॉबैक्स फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रॉबैक्स का मतलब डिसएडवांटेजेस भी होता है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। अब इसमें फर्स्ट क्या डिफेंडेंट होता है, डज नॉट हैव द, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू हैव देयर केसेस डिसाइडेड, बल्कि उसका जो केस है वो डिसाइड किया जाए ज्यूरी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लीड टू कन्विक्शन ऑफ इनोसेंट पीपल, इसमें कई बार फंस जाते हैं। सब सिचुएशन में क्या होता है, मतलब कभी कभी इनोसेंट पीपल भी इसके जाल में फंस जाते हैं क्योंकि न्याय पूरा नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स देख लेना। तो ये रहा, द विक्टिम ऑफ द क्राइम कुड फील दैट द सेंटेंस इज टू लाइट फॉर द डिफेंडेंट। कई बार जो विक्टिम है, पीड़ित, जैसे मैंने केस करा है किसी के खिलाफ, ठीक है, और वो डिफेंडेंट को जो सज़ा दी है, मुझे लगता है कि कोर्ट ने जो उसको पनिशमेंट दी है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा कम है, मेरा दर्द ज़्यादा है ना। होता है ना कई बार डिफेंडेंट अपना आपको प्रोटेक्ट कर लेता है वकीलों के थ्रू, उनके अपनी चार्जेस कम कर लेता है। तो यही सब है इसमें, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड्स, पसंद आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है आपका, आई होप हो रहा होगा, और आप समझ गए होंगे कि पेपर इतना टफ नहीं है निकालना, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे ना और थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज़ करोगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे पढ़ लेना, जो आपको इजी लगता है वो पढ़ लेना, बहुत इजी पॉइंट है फ्रेंड्स, कोई टफ भी नहीं है इतने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, नेम एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बताइए अपने 4 मूल कर्तव्य बताइए। अरे पॉलिटिकल जिस समय बच्चे ने पढ़ी है ना और जो मेरी वीडियो से पढ़ के गया है उसके लिए पेपर निकालना बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। आज वो समझ गया होगा, अगर ये वो वीडियो देख रहा होगा वो समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, यही सब चीज़ें यहाँ पे भी पूछी जाती है, वहाँ भी पूछी जाती है। मूल कर्तव्य क्या है आपका, पहला अपने देश का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, यही है ना। वैसे भर भर के ही आपके कर्तव्य हैं, लेकिन यहाँ पे देश के प्रति 4 कर्तव्य बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज आर प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट अबाउट एनी 2, है ना। तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार की इमरजेंसी के बारे में बात की गई है, एनी 2 बार बताना है। ऐसे 3 प्रकार की होती हैं। एक जो आपको लगता है देश में आर्थिक संकट आ गया, उस कंडीशन में आपकी इमरजेंसी लग जाती है। एक जब आपको लगता है कि सारा प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, उस टाइम पे आपकी इमरजेंसी लग जाती है, राष्ट्रपति सबकी शक्तियाँ छीन के अपने हाथ में ले लेता है पावर्स। एक होता है जब युद्ध की स्थिति बनी हुई है या वॉर हो सकता है, तब जाके आपकी इमरजेंसी लग जाती हैं। तो ठीक है, आप इनको एक्सप्लेन करना आपके ऊपर है, मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा थोड़ा आपको कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच कोर्ट हैज़ द वाइडर पावर ऑफ टू इशू रिट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किस न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, माइंड में रख लेना, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सारे इशू आपके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। क्लियर है, वही फैसले करता है। अगर आपका कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उन्हें ठेस पहुंचा रहा है, आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, आप उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इसमें आंसर अब क्या होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम हो। पेपर में कुछ नहीं आने वाला फ्रेंड, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ऐसे ज़रूर आएंगे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, जो आप बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं। आप घबराइएगा मत बस पेपर में। अब देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्वेश्चन ही तो पढ़ रही हूँ और आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो सकता है। ये चीज़ आप भी तो दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए PIL के बारे में तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, है ना। तो ये बोल रहा है वाइज PIL कॉल्ड द रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, मतलब जनहित याचिका को सामाजिक क्रांति का एकमात्र हथियार क्यों कहा गया है। भाई समाज में अगर क्रांति लानी है, चेंजेस लाने हैं, रेवोल्यूशन लाना है, तो आप क्या करते हो, एक PIL, ठीक है, कर देते हो, PIL करवा दे, या अब हम ये चेंजेस ला सकते हैं समाज में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप समाज में अब जो सामाजिक क्रांति से आप क्या समझते हो, पेपर में अगर पूछ ले जाए, ठीक है,
तो वो ये होती है फ्रेंड्स, आप समाज में किसी चीज़ को लेके बदलाव लाना चाहते हो, वो एक सामाजिक क्रांति का रूप ले लेता है जब वहाँ पे मेजॉरिटी आ जाती है। अब मान लो मैं ऐसे समाज में रहती हूँ जहाँ पे लड़कियों को बाहर निकलना अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने आवाज़ उठाई, मेरे साथ और 2 लोग आए और 10 लोग आए और 100 लोग आए, सबने आवाज़ उठाई, हमने एक सामाजिक क्रांति ला दी। अब आज से हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, मतलब बाहर जा रही हैं। तो सामाजिक क्रांति से समाज में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है और क्रांति के बाद परिवर्तन आना निश्चित होता है। ठीक है, बाकी इसको एक बार देख लीजिएगा, आपके पास बुक तो होगी लॉ की, थोड़ा बहुत मतलब ऐसी नज़र मार लेना ऊपर ऊपर ये क्वेश्चंस में क्या है, बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप कुछ नहीं पढ़ गए तो आपको वहाँ पे लिखना क्या क्या है। ठीक है, तो जनहित याचिका क्या होती है, आपके हित में आएगी, जो रिजल्ट आएगा उसका आपके हित में ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच क्रिमिनल मैटर्स पासिस इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, आपराधिक जो होते हैं मामले होते हैं, जो फौजदारी मामले होते हैं न्यायालय में, जिनमें विभिन्न स्तरों से गुजरते हैं, उनकी चर्चा करनी है। अब देखिए जो एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, जितने टाइप्स के आपके मामले होते हैं ना, फौजदारी मामले, दीवानी मामले, है ना, तो ये प्लीज़ सारे मामले आप प्लीज़ पढ़ के जाइएगा कि किसके अंदर कौन कौन सा मामला आ जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड अलग से भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो फौजदारी बोल दिया, कभी कभी आपको लिख देंगे फौजदारी मामले और दीवानी मामलों में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना आप प्लीज़ अपने उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा गला बिल्कुल इतना मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकती मेरी कंडीशन क्या है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ मेरे अपने बच्चों के लिए, ताकि बस इसका मकसद यही है, आप देखो, आपको घबरा, आप मोटिवेट होते हो। मुझे पता है मेरे बच्चे अगर मुझे कह रहे हैं मैम वीडियो बनाइए, उन्हें पता है कि मैम की वीडियो देखने हम मोटिवेट होते हैं और पेपर हमारा अच्छा जाता है, तो वो मुझ पर ये ट्रस्ट रखते हैं और मैं चाहती हूँ भगवान उनका ट्रस्ट ये बना रहे, उनके पेपर वाकई में अच्छे जाते रहें। ठीक है ना, और वो पास हो जाएँ। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एक्सप्लेन द arbitrations and conciliations as alternative dispute resolutions ADR, तो बताया था ना आपको ADR मैकेनिज्म है। तो फ्रेंड्स, विवाचन और मध्यस्थता वैकल्पिक विवाद समाधान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे 21, तो व्हाट इज़ बायस, मैं आपको बता दूं बायस क्या होते हैं, इसको डेफिनेशन बतानी है, सब्जेक्ट मैटर बताने हैं। ठीक है, और आपको डिपार्टमेंटल बायस बताने हैं। तो मैं आपको बायस समझाती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आप पेपर में इजीली इसको अटैम्प्ट कर पाएँ। देखो बायस क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं आजकल देखूँ जो पुराने लोग हैं हमारे, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर हम लिंग को लेके बायस करें, पूर्वाग्रह करें, तो आज भी आप देखते होंगे लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है, लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, लड़कियों को जॉब करने के लिए, कोई एजुकेशन देने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजने के लिए 10 बार लोग सोचते हैं, लेकिन लड़कों को नहीं सोचते। तो हम कहीं ना कहीं किससे ग्रसित हैं, बायस से, मतलब जो पूर्वाग्रह हैं, जो हमारे पुराने लोगों ने बना तो दिए विचार, ठीक है, लेकिन उसमें हम आज तक चल रहे हैं कि हम अब देखो एक सोच और बता देती हूँ, होम साइंस वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ को। होम साइंस में बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं ना, उनका काम है होम साइंस पढ़ना, लड़के होम साइंस नहीं पढ़ते। लड़कों का सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन, लड़के सारे मतलब खेल कूद स्पोर्ट्स इसके बारे में नॉलेज लेते हैं, लड़कियां होम साइंस पढ़ती हैं। तो ये क्या है, ये एक बायस ही है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे क्या है इसमें, आप सारे बता पाओगे आप अच्छे से। ठीक है ना, तो ये सारे आपके पूर्वाग्रह होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन को आज भी इफेक्ट डाल रहे हैं अपना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ चलते चलते हमने जल्दी से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और पता भी नहीं चला कितने कम टाइम पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस पर रिलेटेड वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, लेकिन आगे के टाइम पे मैं इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालूंगी और इसके लिए 2-3 वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगी, ताकि आपको पेपर में बिल्कुल डिफ़िकल्टी ना हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।